नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या लाइन पर रहिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और आज का जो क्लास है प्लासी और बक्सर युद्ध से संबंधित है। प्लासी और बक्सर युद्ध, ठीक है। आप पेपर 2 हिस्ट्री के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 और ऊपर भी दिया हुआ है। ओनली 200 में आपको पेपर 2 हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। पूरा का पूरा मटेरियल दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगा, 1375 एमसीक्यू मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह पूरा सिलेबस, आपको टॉपिक वाइज सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जितना भी मटेरियल मैं दे रहा हूँ सभी रामबाण है। अगर दो प्रश्न भी इस वीडियो से आएगा, दो प्रश्न भी अगर आपके परीक्षा में पूछेगा प्लासी और बक्सर युद्ध से संबंधित, तो इसी वीडियो से पूछेगा। 5 प्रश्न भी पूछेगा तो इसी वीडियो से पूछेगा। यह मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको दिया जा रहा है। आइए शुरुआत करता हूँ। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, आप सभी लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और यह मटेरियल ले लीजिएगा। ओनली 200 में ही आपको मिल रहा है, ठीक है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। तो मुर्शिद कुली खां सूबेदार था, यह अंतिम सूबेदार था। लेकिन यह क्या कहा, यह जान लीजिए, यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, स्वतंत्र रूप से नियुक्त, यह मुर्शिद कुली खां अंतिम गवर्नर था। जो मुर्शिद कुली खां था, यह मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर था। मतलब उसके बाद जो गवर्नर हुए वो अपने आप को पूरी तरह से नियंत्रण से मुक्त कर लिए, ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन नवाब बना, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के बाद अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बनता है, जिसके समय में प्लासी का युद्ध होता है और उसका अंत होता है। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त जो अंतिम गवर्नर था यह था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बहुत ही योग्य व्यक्ति रहता है और इसने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद बनाया। मकसूदाबाद लिखा है, यहाँ सही कर लीजिएगा। मुर्शिदाबाद मतलब अपने नाम पर ही इसने राजधानी बनाया था, मुर्शिदाबाद। पहले ढाका के बाद मुर्शिदाबाद इसने राजधानी कर लिया मुर्शिद कुली खां ने। और नगर का नाम क्या रखा, मुर्शिदाबाद नहीं, पहले इसका नाम मकसूदाबाद था। हाँ, ढाका से राजधानी परिवर्तन करके इसने बनाया मकसूदाबाद और मकसूदाबाद का नाम बदलकर इसने क्या रखा, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद रखा। तो मुर्शिद कुली खां एक योग्य व्यक्ति था, उसने कई सारे राजस्व में सुधार किए। इसने एक भूमि बंदोबस्त प्रणाली चलाई थी, इजारा व्यवस्था इसी की देन है, यह ध्यान रखिएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजारा व्यवस्था इसकी देन है मुर्शिद कुली खां की। मुर्शिद कुली खां के बाद जैसा कि मैंने बताया सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज बना और सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां। तो दो नवाब उतने बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रह जाते हैं, तो अलीवर्दी खां के बारे में देखेंगे। अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब बनता है 1740 से 1756, मतलब गिरिया का युद्ध होता है इसके समय में। अलीवर्दी खां के समय में 1740 में गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया का युद्ध सरफराज और अलीवर्दी खां के मध्य होता है और सरफराज को हराकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। 1740 से लेकर 1756 तक इसका शासन पीरियड रहता है। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना, अलीवर्दी खां का एक वक्तव्य बहुत ज्यादा प्रचलित है और बार बार पूछता है, अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी कि यूरोपी जो लोग हैं वो मधुमक्खी हैं। इसने कहा था यदि इन्हें छेड़ा जाए किसको, अंग्रेजों को, ठीक है, यदि इन्हें छेड़ा जाए, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट कर मार डालेंगी, ठीक है। ये बातें इनके बारे में कहा। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका दौहित्र, मतलब इसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना, ठीक है। और दौहित्र का मतलब क्या जानते हैं, नाती। तो इसका नाती सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की घटना इसके समय में हुई थी। देखिए वैसे तो सिराजुद्दौला के 3 पुत्र थे,
तीन पुत्रियां थीं इसकी, तीन पुत्रियां थीं। एक पुत्री की शादी उसकी पटना के नवाब से हुई थी, दूसरी पुत्री की शादी पूर्णिया के नवाब से हुई थी और तीसरी पुत्री की शादी ढाका के नवाब से हुई थी। इसने पटना की जो पुत्री थी उसके पुत्र को सिराजुद्दौला को उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है। ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला जब शासन करने लगा तो इसका शासन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर इसके समय में अंग्रेज अपना सर उठाने लगे थे और इसके समय में ब्लैक होल नाम की घटना भी हुई थी। ब्लैक होल की घटना परीक्षा में पूछता है। ब्लैक होल की घटना इसे काल कोठरी घटना भी कहते हैं, इसे काल कोठरी घटना भी कहते हैं। और यह ब्लैक होल की घटना जो हुई थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल की घटना में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति रहता है हॉलवेल। हॉलवेल भी ब्लैक होल की घटना में रहता है, मतलब वो जो घटना होती है उससे हॉलवेल का भी संबंध है। तो यह बताता है हॉलवेल कि 14 फीट लंबे और 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े एक कमरे में, 1 मिनट, हाँ देखते हैं, कोई टेक्निकल मिस्टेक था। तो हॉलवेल बताता है, जो सेनानायक था, इसने बताया था कि 18 फीट लंबे और 14 फीट एक कमरे में, 18 फीट लंबे और 14 फीट एक कमरे में 146 लोगों को कैद किया गया। 146 अंग्रेज बंदी थे और उसमें 23 लोग ही जिंदा बचे, मतलब 123 क्या हुए, मर गए और 23 लोग जिंदा बचे। और उन्हीं जिंदा बचे हुए लोगों में हॉलवेल भी एक था और इसने एक पुस्तक लिखी थी, एलाई द वंडर। हॉलवेल की एक पुस्तक थी, एलाई द वंडर, और इसी पुस्तक में हॉलवेल इस घटना का जिक्र करता है। हालांकि उस समय तत्कालीन जितने भी इतिहासकार हैं किसी में यह ब्लैक होल नाम की घटना का उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन हॉलवेल अपने पुस्तक में इसकी घटना का जिक्र करता है, एलाई द वंडर में। देखिए उस समय समकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन की पुस्तक थी सियारुल मुतखरीन, और सियारुल मुतखरीन में ब्लैक होल नाम की घटना का उल्लेख ही नहीं है। ठीक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब जब ब्लैक होल की घटना हो गई या बाकी बहुत सारी घटनाएं हो गई तो अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और लॉर्ड क्लाइव एक उसमें से एक था। और लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य यह प्लासी का युद्ध हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी कहाँ है? तो प्लासी का वर्तमान नाम जो है पलासी है। पलासी यह मैदान जो है बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60, मतलब बंगाल में गवर्नर के पद पर 1757 से 60 के बीच में रहा और फिर 1765 से 67 के बीच में क्लाइव बंगाल का नवाब था। ठीक है। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि इसने किया। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह इसके समय में हुआ था। ठीक है, श्वेत विद्रोह हुआ था क्लाइव के समय में। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। लुटेरा राज्य ऐसे कह सकते हैं कि जब यह 1765 से 67 के मध्य, मतलब कि प्लासी और बक्सर के युद्ध समाप्त होने के बाद जब यह गवर्नर बनकर आया क्लाइव, तो उसने द्वैत शासन पद्धति लागू की। द्वैत शासन पद्धति, और द्वैत शासन पद्धति के तहत लुटेरा राज्य की स्थापना हो गई थी। मतलब उस समय जनता का उत्तरदायित्व किसी के पास नहीं था। जमींदार अलग लूटते थे, नवाब अलग लूटता था और अंग्रेज अलग लूटते थे। ठीक है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट ने लॉर्ड क्लाइव की प्रशंसा की है और विलियम पिट का एक कथन है कि यह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक है। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य व्यक्ति था। सबसे योग्य व्यक्ति कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब से कब तक रहा है? 1760 से लेकर 1763 तक। ठीक है। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। मतलब बंगाल के नवाब के अंदर यह पहले से काम कर रहा था मीर कासिम। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बनता है तो वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। संभवतः यह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र
मैं वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। तो मुर्शिदाबाद से राजधानी परिवर्तन किसने किया? मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें और तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य को आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए और कुछ नए कर भी लगाए। नए कर के तहत इसने एक कर लगाया था खिजरी जमा कर। खिजरी वन मिनट नए कर के तहत इसने एक कर लगाया था खिजरी जमा कर। खिजरी जमा, ठीक है। देखिए खिजरी जमा कर यह इसने लगाया था। कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जा रहा है हर बार। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को शिमली सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। ठीक है, मतलब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जो थे वह सुजाउद्दौला को भी परास्त किए, मीर कासिम को भी और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी। इसी युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो, मतलब बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का कप्तान कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध के समय वेंसीटाट बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। इस युद्ध के परिणाम में प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी गई। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मिर्जाफर और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी 16 अगस्त 1765 को हुई थी और यह संधि जो हुई थी शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। ठीक है, ये जो 16 अगस्त 1765 वाली संधि हुई थी ये सुजाउद्दौला के साथ हुई थी। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, उसके साथ यह संधि हुई थी। इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए और यह शाह आलम को मिल गया, मतलब शाह आलम द्वितीय को मिल गया इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को संधि हुई और इसके अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और इसी समय बंगाल में द्वैत शासन पद्धति की शुरुआत हुई थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 दीवान बनाए थे, मतलब बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय, ये 2 उप दीवान थे। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1803 में अंग्रेज पूरी तरह से अधिकार कर लिए दिल्ली में, बस नाम मात्र के लिए शासक रह गया। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, मतलब शाह आलम द्वितीय के बाद कौन शासक बना? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक थे और ये दोनों क्या थे? पेंशन भोगी थे पूरी तरह से। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपना विरोध किया था। तो खासी जनजाति के लोग इस बात का विरोध किए थे। ठीक है, और खासी विद्रोह का जो नेता था वो था तीरथ सिंह। के.एम. पडिक्कर ने बहुत डाकुओं का राज कहा है, मतलब कंपनी में बंगाल का जो शासन है, कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज, मतलब 1765 से लेकर 1772 तक यह अंग्रेजों और बंगाल के नवाब ने जो लूट मार की बंगाल में, ठीक है, द्वैत शासन पद्धति चली थी, इसको के.एम. पडिक्कर महोदय ने डाकुओं का राज कहा है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ टेक्निकल मिस्टेक है इसलिए हो सकता है आप लोग को अच्छे से शायद समझ न आया हुआ हो, लेकिन यह बात आप जान लीजिए, ये जो भी नोट्स है ये सभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद आप लोग को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।